Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Radiation Physics of DRT Part First. जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक एक्सरे प्रोडक्शन चल रहा था और एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड देन हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब्स के अंदर अपना रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब टॉपिक चल रहा था। तो दैट मीन्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स के अंदर दो एक्सरे ट्यूब आती है, एक है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और दूसरी है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब जिसके अंदर आपके एनोड दैट मीन्स एक्सरे ट्यूब की एनोड फिक्स रहती है और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड फिक्स नहीं रहता है, दैट मीन्स वो रोटेट करता रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तब ये बात डिस्कस की थी कि एनोड के अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे एज लाइक स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। जैसा कि आपके स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में होते हैं उसी तरीके से रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में भी होंगे। उसके अलावा हमने बात की थी एनोड की, जिसमें चेंजमेंट थे। एनोड जो कि एक डिस्क का बना होता है, टंगस्टन के अलॉय का बना होता है डिस्क शेप के अंदर, और उसका एज बीवेल्ड होता है। दैट मीन्स एनोड एंगल को देने के लिए, एनोड एंगल को मेंटेन करने के लिए एज को बीवेल्ड किया जाता है। ये एनोड की डिस्क एक स्टेम के थ्रू एक रोटर से कनेक्टेड होती है। स्टेम जो होता है वो मोलिबेडनम का बना होता है। मोलिबेडनम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और हीट कंडक्शन पुअर होता है। हीट कंडक्शन यहाँ पे पुअर या फिर पुअर हीट कंडक्शन वाला मेटल हमने इसलिए काम में लिया ताकि टारगेट से हीट आपके रोटर तक ना पहुँच सके। देन फिर अगर अपन बात करते हैं रोटर्स की, तो रोटर के अंदर बियरिंग्स वगैरह लगे होते हैं, इंडक्शन मोटर लगी होती है, जिसका क्या काम होता है स्टेम के थ्रू टंगस्टन की डिस्क को रोटेट कराना। डायग्राम के थ्रू हमने टंगस्टन के डिस्क के फ्रंट और साइड व्यू भी देखे थे। इसके अलावा रोटर का डायग्राम भी अपन ने डिस्कस किया था। अब अगर बात की जाए रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के डायग्राम की, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बताया कि इक्विपमेंट सेम है केवल एनोड को छोड़ के, और एनोड जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे उसके साथ में क्या लग चुका है, रोटर लग चुका है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। अब अपन बात करते हैं रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब की वर्किंग की। When the X-ray unit is turned on, the rotor alone energized first for few seconds until the rotor reaches its operating speed. That means कि जैसे ही आप एक्सरे यूनिट को ऑन करते हो, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब की मशीन को ऑन करते हो, ऑन करते सबसे पहले यहाँ पे जो रोटर था वो एनर्जाइज्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स अंटिल द रोटर रीचेज इट्स ऑपरेटिंग स्पीड। जब तक वो अपनी ऑपरेटिंग स्पीड तक नहीं पहुँच जाता आप एक्सपोजर नहीं कर सकते या फिर एक्सपोजर नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले यहाँ पे रोटर को सप्लाई मिलती है, रोटर ऑन होता है और वो अपनी ऑपरेटिंग स्पीड तक पहुँचता है। देन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द ट्यूब फॉर रिक्वायर्ड एक्सपोजर। और फिर एक्सपोजर को परफॉर्म करने के लिए हम हाई वोल्टेज लगाते हैं, जैसा कि अपन स्टेशनरी में लगाते हैं। सेम वही कंडीशन, वही वर्किंग यहाँ पे काम करेगी। बस यहाँ पे एडिशन क्या हो गया कि अब एक्सपोजर से पहले यहाँ पे रोटर एनर्जाइज्ड होता है और वो अपनी ऑपरेटिंग स्पीड तक पहुँचता है। आफ्टर द एक्सपोजर द रोटर इज स्लो डाउन क्विकली। और जैसे आपका एक्सपोजर कंप्लीट होता है रोटर ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। द ट्यूब मस्ट बी ऑपरेटेड इन वैक्यूम एंड द बियरिंग्स आर लुब्रिकेटेड विद सुटेबल लुब्रिकेंट। बियरिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, बियरिंग्स किसके, रोटर के बियरिंग्स की, कि जो आपकी ट्यूब होती है वो यहाँ पे भी वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं अपन, जिस तरीके से अपन ने स्टेशनरी की थी। और जो रोटर के बियरिंग्स होते हैं वो लुब्रिकेटेड होने चाहिए, दैट मीन्स वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। Commonly available lubricants such as oil cannot be used since it will vaporize when heating and destroy the vacuum. That means कि ज़्यादातर जो अपन lubricants काम में लेते हैं कहीं पे भी,
वो ऑयल होता है, बट अपन यहाँ पे ऑयल काम में नहीं लेते हैं, बिकॉज ड्यू टू हीटिंग हाई टेम्परेचर जो ऑयल होगा वो वेपराइज होगा, दैट मीन्स वाष्पीकरण उसका हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, और जैसे वो भाप में बदलेगा, वाष्पीकरण होगा, तो जो आपकी ट्यूब में वैक्यूम था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दैट मीन्स जो आपने वैक्यूम बना के रखा था वो वैक्यूम तो बन ही नहीं पाया, वहाँ पे गैस हो चुकी है, इसलिए ऑयल अपन काम में यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो फिर कौन सा लुब्रिकेंट काम में लेंगे? मेटेलिक लुब्रिकेंट सच एज सिल्वर एज सुटेबल। मेटेलिक लुब्रिकेंट अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, और वो भी सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर इज़ द मोस्ट सुटेबल लुब्रिकेंट यूज्ड इन द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। इसको ध्यान रखना, बहुत बार वाइवा के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर कौन सा लुब्रिकेंट काम में लिया जाता है। The electrons are striking the whole circumference of the anode. No part of anode have high temperature. तो जैसा कि अब आपको यहाँ पे पता है कि आपकी एनोड रोटेट कर रही है, ठीक है, और उसकी साइज़ भी बड़ी है, एनोड एक डिस्क की शेप में है, तो जैसे वो रोटेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, कब? जब आप एक्सपोजर कराते हो, तो उस वक्त सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स पूरी डिस्क की सरकमफ्रेंस का मतलब होता है हिंदी में परिधि, ठीक है, उस पूरी सरकमफ्रेंस पे टकराएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि एनोड का एक पर्टिकुलर पार्ट हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा, जैसा कि स्टेशनरी में होता है। स्टेशनरी में क्या था, एनोड के एक पार्ट पे वो टकरा रहे थे, तो वहाँ उससे क्या हो रहा था कि वही पार्ट पे हीट निकल रही थी, तो वो पार्ट ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर रहा था, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। नो पार्ट ऑफ एनोड हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स कि एनोड के एक पर्टिकुलर पार्ट पे हाई टेम्परेचर नहीं होगा, बिकॉज वो टेम्परेचर डिवाइड हो चुका है, हीटिंग डिवाइड हो चुकी है यहाँ पे। The heat from the tungsten disc is dissipated by the radiation through the vacuum to the wall of the tube and then into the surrounding oil and tube housing. अब हीट बाहर निकलती कैसे है? टंगस्टन से, वो जो टंगस्टन की डिस्क थी वहाँ से रेडिएशन के थ्रू कहाँ पे निकलती है? वो ट्यूब की वॉल तक जाती है, और ट्यूब की वॉल के बाद में जो आपका प्रोसेसर ट्यूब कूलिंग का स्टेशनरी में था वो ही यहाँ पे होगा। ऑयल, कन्वेक्शन, फैन वगैरह, ट्यूब हाउसिंग सेम एज इट इज़, ठीक है। द हीट फ्रॉम द टंगस्टन डिस्क इज डेसिपेटेड बाय द रेडिएशन के थ्रू वैक्यूम से होते हुई वॉल पे जाती है एंड देन इनटू द सराउंडिंग, फिर चारों तरफ ऑयल और हाउसिंग में। अब अपन बात करते हैं रोटर्स की, कि मेनली जो ये अपन रोटर की बात कर रहे हैं, तो रोटर भी यहाँ पे दो प्रकार के काम में लिए जाते हैं। 2 types of rotors are available. One operates 60 Hz powers and gives rotation about 3000 RPM. दैट मीन्स कि दो प्रकार के रोटर अपन काम में ले सकते हैं। पहला जो रोटर है वो 60 हर्ट्ज़ की पावर पे चलता है, दैट मीन्स सिंगल फेज होता है, और रोटेशन मिलता है आपको लगभग 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, 3000 राउंड्स पर मिनट मिलते हैं। अगर दूसरे रोटर की बात की जाए तो वो ऑपरेट होता है 180 हर्ट्ज़ पे, 3 फेज सप्लाई उसको दी जाती है, एंड गिव्स अ रोटेशन स्पीड अबाउट 9000 RPM। और यहाँ पे रोटेशन की स्पीड या फिर अपन रोटेशन के नंबर की बात करें तो 9000 राउंड्स या रिवोल्यूशन पर मिनट आपको मिलता है। द अदर वन ऑपरेट्स एट 180 हर्ट्ज़, 3 फेज सप्लाई एंड गिव्स अ रोटेशन स्पीड अबाउट 9000 RPM। दैट मीन्स दो रोटर, एक 60 हर्ट्ज़ पे, दूसरा 180 हर्ट्ज़ पे, एक सिंगल फेज, दूसरा 3 फेज, एक में 3000 रोटेशन पर मिनट और दूसरे में 9000 रोटेशन पर मिनट। दोनों में से कोई भी अपन काम में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मशीन। यूजुअली रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स आर फिटेड विद 2 फिलामेंट। अब अपन यहाँ पे फिलामेंट्स की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 फिलामेंट होते हैं। अब 2 फिलामेंट अपन ने क्यों लगाए? बहुत बार अपने को लो एनर्जी की एक्सरेज चाहिए होती है, दैट मीन्स वहाँ पे फोकल एरिया कम चाहिए होगा, फोकस कम चाहिए होगा। दूसरी बात, कई बार अपने को लार्ज एनर्जी की एक्सरेज चाहिए होंगे तो वहाँ पे हाइयर फोकस चाहिएगा। तो इस वजह से यहाँ पे 2 फिलामेंट्स होते हैं, एक स्मॉलर फोकल एरिया के लिए और एक लार्ज फोकल एरिया के लिए। और कई बार जब आपको बहुत लार्ज एनर्जी एक्सरेज चाहिए तब आप दोनों को एक साथ काम में ले सकते हो। यूजुअली रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स आर फिटेड विद 2 फिलामेंट। 2 फिलामेंट होते हैं। 1 फिलामेंट इज डिजाइंड टू फोकस द इलेक्ट्रॉन ऑन लार्ज फोकल एरिया ऑफ द एनोड। एक का क्या काम होता है? फर्स्ट की अगर अपन बात करें, एक फिलामेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के लार्ज फोकल एरिया के ऊपर फोकस करे। जैसा कि आपने एनोड की डिस्क में भी देखा था, वहाँ पे भी 2 बीवेल्ड एज होते हैं,
एक लार्ज फोकल एरिया और एक स्मॉल फोकल एरिया। एंड द अदर इज़ यूज टू, और दूसरा किस लिए काम में लिया जाता है, फोकस इलेक्ट्रॉन ऑन द स्मॉलर एरिया ऑफ द टारगेट, टारगेट के स्मॉलर एरिया पे। और जब कई बार ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की एक्सरेज चाहिए, उस वक्त दोनों फिलामेंट को आप साथ में काम में लेते हो। तो ये आपकी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब थी। वैसे देखा जाए टॉपिक बहुत छोटा था, बट अगर 20 नंबर में क्वेश्चन आता है तो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब को आप यहाँ पे सम्मिलित करोगे, इसी में शामिल करोगे, ठीक है, बिकॉज इक्विपमेंट्स सेम है। अब अपन बात करते हैं एडवांटेजेस की, फ़ायदे। यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है वो मोस्ट एडवांटेजियस ट्यूब है जो कि अभी काम में ली जाती है। इसके बाद में इससे अच्छी ट्यूब अभी तक डिज़ाइन नहीं की गई है। एडवांटेज क्या है, इन कंपैरिजन टू अदर एक्सरे ट्यूब, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज़ मोस्ट एडवांटेजियस एंड सुटेबल। दैट मीन्स कि बाकी जितनी भी एक्सरे ट्यूब्स थी, चाहे वो गैस ट्यूब हो, कूलिज ट्यूब हो, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, उनके कंपैरिजन में रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब सबसे मोस्ट एडवांटेजियस है और सुटेबल है। इट हैव मोर एफिशिएंसी, हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ हायर एनर्जी एक्सरेज। दैट मीन्स कि इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और दैट मीन्स जब आप हायर एनर्जी के एक्सरेज निकालते हो तो वहाँ पे जो हायर टेम्परेचर निकालता है वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बिकॉज एनोड यहाँ पे आपकी रोटेट करती है। अब जैसा कि इसके डायग्राम के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक ग्लास एनवेलप है जिसके अंदर कैथोड और एनोड है। कैथोड असेंबली के अंदर आपके फिलामेंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और एनोड असेंबली के अंदर आपका टारगेट है। टारगेट का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, एक टंगस्टन की डिस्क है जो कि स्टेम से कनेक्टेड है, रोटर से कनेक्टेड है, और इंडक्शन मोटर है। यहाँ पे सप्लाई दो ही है, यहाँ पे एक फिलामेंट सप्लाई है और एक आपके हाई वोल्टेज सप्लाई है। कोन ऑफ एक्सरे बीम, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैथोड से निकलते हैं और एनोड। जैसे कि आपकी वर्किंग थी स्टेशनरी की, सबसे पहले फिलामेंट देन ट्यूब सप्लाई। यहाँ पे उन दोनों से पहले एक और सप्लाई ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स रोटर के लिए। यहाँ पे पहले रोटर एनर्जाइज्ड होगा, वो रोटेट करेगा, अपनी स्पीड पे पहुँचेगा, देन फिलामेंट सप्लाई, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, देन ट्यूब सप्लाई, और वो इलेक्ट्रॉन्स अब एक्सेलरेट होके एनोड पे टकराएंगे, और एनोड पे टकराने के बाद में यहाँ पे आपको एक्सरे बीम मिलेगी। दो फिलामेंट होते हैं, एक लार्ज फोकल एरिया के लिए और एक स्मॉल फोकल एरिया। सिमिलरली लार्ज फोकल एरिया और स्मॉल फोकल एरिया टारगेट पे होते हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे भी दो बीवेल्ड एज होते हैं, ठीक है, दो किनारे होते हैं जिनका अलग अलग एंगल दिया होता है। एक लार्ज फोकल एरिया होता है और एक स्मॉल फोकल एरिया होता है। तो ये आपका रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ में मॉडर्न एक्सरे ट्यूब भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ में हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब्स यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसमें हमने गैस ट्यूब, कूलिज ट्यूब, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हील इफेक्ट। अब अपन बात करते हैं हील इफेक्ट के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि कई बार शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है, सिलेबस के अंदर है अपने। हील इफेक्ट आपको क्या बताता है, यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख चुके हो कि एनोड और कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एनोड जो है, एनोड पे टकराते हैं और फिर वहाँ से एक्सरे निकलते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड में एनोड है और दूसरे साइड में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कैथोड के साइड वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एनोड के साइड में एक्सरेज जो निकलती है वो एनोड क्या है, हायर एटॉमिक नंबर का बना हुआ है, और हायर एटॉमिक नंबर एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एनोड उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो कैथोड की साइड है वहाँ पे आपके पास एम्प्टी स्पेस है, तो दैट मीन्स वहाँ पे एक्सरेज एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इससे होगा क्या कि एनोड की साइड में तो एक्सरेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और कैथोड के साइड में इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो प्रभाव है, ये जो घटनाक्रम है, ये जो कंडीशन हो रही है, इसी को हम हील इफ़ेक्ट बोलते हैं।
द हील इफेक्ट रेफर्स टू द रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम टूवर्ड द एनोड साइड ऑफ द एक्सरे फील्ड। हील इफेक्ट आपको किसके थ्रू रेफर करता है, फिर क्या बताता है, एक्सरे बीम की रिड्यूस इंटेंसिटी, दैट मीन्स एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में कमी आना। कौन से साइड में, टूवर्ड द एनोड साइड ऑफ द एक्सरे फील्ड, एनोड साइड की तरफ एक्सरे की इंटेंसिटी में कमी आना, यही आपका हील इफेक्ट है। अब क्यों आती है, बिकॉज वहाँ पे हायर एटॉमिक नंबर है और वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एक्सरे फोटोन दैट आर एमिटेड ऑन द एनोड साइड ऑफ द फील्ड मस्ट पासेज थ्रू अ ग्रेटर थिकनेस ऑफ द एनोड कंपेरिजन टू द एक्सरेज डायरेक्टेड टूवर्ड द कैथोड साइड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेम यहाँ पे है कि जो एक्सरे फोटोन्स हैं जो कि आपके एनोड से निकले हैं वो एनोड साइड में ग्रेटर थिकनेस से पास होते हैं और कैथोड साइड में कोई थिकनेस है ही नहीं। तो जैसे वो ग्रेटर थिकनेस से पास होते हैं तो एनोड के कंपैरिजन में कैथोड की तरफ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, बिकॉज एनोड पे वो ग्रेटर थिकनेस से पास होंगे तो वहाँ पे एनोड उनको खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से एनोड की साइड इंटेंसिटी कम होती है। एक बार दोबारा समझ लेना इसको, बाकी आगे आप डायग्राम के थ्रू समझ जाओगे कि जो एनोड की साइड में एक्सरेज निकलती हैं वहाँ पे एनोड खुद होता है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती है। और कैथोड की साइड में जो एक्सरेज निकलेंगी वहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको रोकने के लिए, केवल एम्प्टी स्पेस है, तो जो एनर्जी निकलेगी वही आपको मिलेगी। तो दैट मीन्स कि कैथोड की साइड हाइयर एनर्जी मिलेगी और एनोड की साइड लोअर एनर्जी एक्सरेज मिलेंगी और यही आपका हील इफेक्ट कहलाता है। दिस रिजल्ट्स इन द रिड्यूस इंटेंसिटी ऑन द एनोड साइड ऑफ द फील्ड। इससे क्या होता है कि आपकी जो एनोड साइड है उस साइड में एक्सरे की इंटेंसिटी आपको कम मिलती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हील इफेक्ट डिपेंड अपॉन द एनोड एंगल एंड द फील्ड साइज। अगर अपन बात करें कि हील इफेक्ट ज़्यादा होगा कम होगा, उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, परिमाण की बात की जाए, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनोड एंगल पे और फील्ड साइज पे। अब किस तरीके से डिपेंड करता है वो देखते हैं अपन। टू रिड्यूस द हील इफेक्ट को कम करने के लिए एनोड एंगल शुड बी इंक्रीज्ड। एनोड एंगल को बढ़ाना होगा। एनोड एंगल को अपन अगर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि एनोड की तरफ में रेडिएशन कम एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि एनोड में कोई भी एंगल नहीं है। एनोड में अगर कोई भी एंगल नहीं होगा तो सीधे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे, एक्सरेज निकलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो वहाँ पे एक्सरेज मिलेंगी वो नीचे की तरफ ही नहीं मिलेंगी, वहाँ पे कैथोड की साइड में ज़्यादा मिलेंगी, एनोड की साइड में तो मिलेगी ही नहीं। जैसे आप एनोड में तो कुछ एंगल दे देते हो तो 90 डिग्री के एंगल पे आपको रेडिएशन मिलती है और उसमें भी एनोड की साइड में रेडिएशन कम होती है, कैथोड की साइड में ज़्यादा होती है। एंड फील्ड साइज शुड बी डिक्रीज, उस फील्ड की साइज़ आपको कम करनी पड़ेगी हील इफेक्ट को कम करने के लिए। एक दूसरा तरीका और है इनको कंपनसेट करने के लिए। इसका क्या है, फॉर बेटर बैलेंस ऑफ ट्रांसमिटेड एक्सरे द कैथोड साइड ऑफ द ट्यूब इज ओरिएंटेड ओवर द थिकर पार्ट हाइयर डेंसिटी एंड एनोड ओवर द थिनर पार्ट लोअर डेंसिटी ऑफ द पेशेंट। दैट मीन्स कि आपको पता है कि एनोड साइड में रेडिएशन की इंटेंसिटी कम मिलेगी, ठीक है, और कैथोड साइड में रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो जब आप डायग्नोसिस करते हो तो उस वक्त जिस भी बॉडी पार्ट का आप डायग्नोसिस कर रहे हो उसका जो थिकर पार्ट है, दैट मीन्स जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, वो तो आप कैथोड साइड में पोजीशन करो, और जो थिनर पार्ट है दैट मीन्स लोअर डेंसिटी पार्ट वो आप एनोड साइड में पोजीशन करो। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक हील इफेक्ट है। इसको स्टार्टिंग से एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हील इफेक्ट है क्या, कैथोड साइड में रेडिएशन की इंटेंसिटी का ज़्यादा होना और एनोड साइड में इंटेंसिटी का कम होना ही हील इफेक्ट कहलाता है। हील इफेक्ट का मैग्नीट्यूड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एनोड एंगल और दूसरा फील्ड साइज। एनोड एंगल अगर आप बढ़ाते हो तो हील इफेक्ट कम होता है, और अगर आप फील्ड साइज घटाते हो तो हील इफेक्ट कम होता है, और आपको हील इफेक्ट कम करना होता है। दैट मीन्स कि इन दोनों चीज़ को बराबर करना है, बट ये हो नहीं पाती हैं चाहे आप कितना भी कर लो। तो इस वजह से फिर अपन इसको लास्ट में कंपनसेट कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, कि जब अपन डायग्नोसिस करते हैं, एक्सरे करते हैं, पोजिशनिंग करते हैं, उस वक्त थिकर पार्ट जो होता है बॉडी का उसको कैथोड की साइड में रखा जाता है, और जो आपका बॉडी का थिनर पार्ट है जिसकी डेंसिटी कम है वो एनोड की साइड में रखा जाता है। डायग्राम के थ्रू अब आप समझ सकते हो। यहाँ पे एनोड में ये एक डिस्क है, ठीक है, बीवेल्ड एज है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैथोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड पे गए। एनोड की तरफ जो एक्सरेज निकल रही हैं वो एनोड ने खुद नहीं एब्जॉर्ब कर ली,
तो वहाँ पे आपको इंटेंसिटी कम मिलेगी। बट कैथोड साइड में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कैथोड साइड में जो एक्सरेज निकलेंगी वो आपकी हाई इंटेंसिटी की होंगी। ये जो प्रभाव है ये इफ़ेक्ट ही हील इफ़ेक्ट कहलाता है। थैंक यू सो मच।